हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को हुए काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं और हालाँकि ये क्राइसिस अभी बनी हुई है, लेकिन अफ़गान क्राइसिस के ऊपर बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अफ़गान क्राइसिस के दौरान इवैक्यूएशन प्रोग्राम। इंडिया ने जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया, यानी कि अपने लोगों को और बहुत सारे अफ़गानी लोगों को जो वहाँ से निकाला, इस दौरान एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो चर्चा में रही और वो थी हिसार मिलिट्री एयरोड्रम। ये इंडिया का वो सीक्रेट एयर बेस है या मैं कहूँ मिलिट्री बेस है, जो पिछले 20 सालों से ज़्यादा चर्चा में नहीं था। ओके? सो हिसार मिलिट्री एयरड्रम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया का पहला ओवरसीज़ बेस है, ध्यान रखिएगा, यानी कि इंडिया के बाहर एस्टैब्लिश है ये। ओवरसीज़ का मतलब है कि इंडिया के बाहर एस्टैब्लिश है ये। और कहाँ एस्टैब्लिश है ये? ये ताजिकिस्तान में एस्टैब्लिश है। तो अभी आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है दुशान्बे, उसी के पास में एक शहर है आयनी, वहाँ पे एक मिलिट्री एयरोड्रोम एस्टैब्लिश किया है इंडिया ने। काफ़ी साल पहले एस्टैब्लिश किया था, लगभग 20 साल हो चुके होंगे, ज़्यादा समय हो चुका होगा इसको, हिसार मिलिट्री एयरड्रोम को। अभी ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, क्योंकि डायरेक्ट बाउंड्रीज़ नहीं हैं अभी और पाकिस्तान के एयर स्पेस के थ्रू भी गुज़रना पड़ता है। तो यहाँ पर ताजिकिस्तान के थ्रू हमने अपने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सिटीज़न्स को, बहुत सारे अफ़गान लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करवाया। तो ये देखिए, ये है ताजिकिस्तान। ये ताजिकिस्तान आप देख रहे हैं, डायरेक्ट बाउंड्रीज़ इंडिया की नहीं टच कर रही हैं। अगर पाकिस्तान आपका हिस्सा बन जाए तो शायद डायरेक्ट बाउंड्रीज़ टच कर जाएँ यहाँ से। तो ये है ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशान्बे और यहीं से इसके पश्चिम में यहाँ पर एक छोटा-सा गाँव है, आइनी गाँव, ठीक है? तो वहीं पर आपका हिसार मिलिट्री एयरोड्रोम एस्टैब्लिश है, ठीक है? इसको हम आइनी एयर बेस के नाम से भी जानते हैं। पॉपुलरली ये आइनी एयर बेस के नाम से ही है एक्चुअल में, ज़्यादा प्रसिद्ध है उस नाम से। और जैसा मैंने कहा, ये आइनी जो गाँव है, ये दुशान्बे के जस्ट वेस्ट में एस्टैब्लिश है, ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है दुशान्बे। और इसको भारत और ताजिकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वो जॉइंटली ऑपरेट करती हैं। इसको एस्टैब्लिश करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजित डोभाल, और उस समय हमारे जो एयर चीफ थे मार्शल बीएस धनोआ। तो इन लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस बेस को सेटअप करने में। इसका पूरा जो खर्च था, इसकी जो फंडिंग थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय जो है आपका, उसने उठाया था। ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो हमारे सी-17 और सी-130 जो प्लेन्स हैं, इन प्लेन्स के थ्रू या जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इनके थ्रू एयर इंडिया ने इवैक्यूएशन प्रोग्राम किया ताजिकिस्तान के इस एयर बेस से। या आप कह दें कि ताजिकिस्तान का ये जो एयर बेस है, क्योंकि वो इंडिया का भी है, तो आप कह सकते हैं कि जॉइंटली जो हमने एस्टैब्लिश किया है, उस एयर बेस से हमने इसको अंजाम दिया। इसको कई दशकों तक लोगों की आँखों से बाहर रखा गया था, ठीक है? और इसके डिफेंस रीज़न भी थे काफ़ी कुछ, ठीक है? इसलिए भी इसको ज़्यादा चर्चा में नहीं लाया गया था। 2002 के आस-पास ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहीं पर आपका एक और बेस है, जो साउथ की तरफ है, साउथ सदर्न पार्ट में ताजिकिस्तान के, तो उससे कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो है फारखोर बेस। तो आइनी बेस ताजिकिस्तान हमारा डिफेंस और बहुत सारे मामलों में बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक एलाय है, एक तरीके से बहुत अच्छा पार्टनर है ना? तो यहाँ पर फारकोर बेस भी है, एक ध्यान रखिएगा, है ना? तो फारकोर बेस जो है ये सदर्न पार्ट की तरफ है ताजिकिस्तान के, और आपका जो हिसार है या आइनी एयर बेस है वो वेस्टर्न पार्ट में है ताजिकिस्तान के, या मैं कहूँ दुशान्बे के दक्षिण की तरफ है, ठीक है? तो यहाँ पर फारकोर के आसपास, या मैं इस एरिया की बात करूँ, यहाँ पर काफ़ी साल पहले से भी इंडिया बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चला रहा है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाया था 1990s के आसपास में, हालाँकि बाद में वो उतना इफेक्टिव मतलब नहीं रहा। उसके भी रीज़न थे एक्चुअल में। तो ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर इंडिया ने अहमद शाह मसूद को ट्रीट किया था। अहमद शाह मसूद जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में जो अटैक हुआ था, उसके कुछ समय पहले ही, क्योंकि अहमद शाह मसूद जो है, ये तालिबान के बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, दुश्मन के तौर पर थे। है ना? तो अहमद शाह मसूद को अल-कायदा और तालिबान ने मिलकर जो है वो फ़दाईन अटैक के थ्रू मारा था। वहाँ पे कुछ लोग गए थे और उन्होंने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया था। है ना? ह्यूमन बम कह दें, फ़दाईन कह दें। तो इन्होंने जो नॉर्दर्न अलायंस बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली खतरा पहुँचा रही थी तालिबान वगैरह के लिए।
तो इसलिए फिर उन्होंने इनको अहमद शाह मसूद को मार दिया था और अहमद शाह मसूद का जब ट्रीटमेंट हुआ था, तो वो इसी जगह पर हुआ था, इसी हॉस्पिटल में हुआ था, जो यहाँ पर एस्टेब्लिश है। मिलिट्री डॉक्टर्स ने इनको बचाने की कोशिश भी की, हालाँकि फिर इनको नहीं बचा पाए। चलिए, तो जीएमए का थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं, ठीक है? क्या इम्पोर्टेंट है, क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है इसका, क्या-क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है इसमें? सबसे पहली बात, ताजिकिस्तान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है 2 महत्वपूर्ण दुश्मनों के साथ में। दुश्मन देश ही हैं आपके, एक तरीके से कह सकते हो, है ना? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि भारत देश जो है, वो ऐसी प्रगति करे, जिससे वो चाइना से तो मतलब है ही है बेसिकली, पाकिस्तान से तो हम आगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन चाइना भी जो है वो एक बहुत बड़ा काउंटर पार्ट तो है यहाँ पे। तो चाइना और पाकिस्तान, और आजकल दोनों दोस्त भी हैं बहुत अच्छे। तो ताजिकिस्तान इन दोनों देशों के साथ में हमें अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, ध्यान रखिएगा, है ना? और साथ-साथ अफ़गानिस्तान के साथ में जो वाखन कॉरिडोर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की, ठीक है? जो पीओके और चाइना के बीच से गुज़रती है, वाखन कॉरिडोर, इसके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे सेपरेटली। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है, वहाँ पर हमारा ये जीएमए एस्टैब्लिश्ड है, क्लियर है? अब ताजिकिस्तान जस्ट अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम पीओके, ये लगभग पीओके से 20 किलोमीटर दूर है ना? अब मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन होती भी है कि पीओके के रीजन में हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है, कुछ हमारे डिफेंस ऑपरेशंस करने हैं, या कभी पाकिस्तान कुछ ऐसा इंटरफेयर करता है, कुछ इन्फिल्ट्रेशंस करता है, तो उस दौरान अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी इस एयरबेस के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर अपनी जो मिलिट्रीज़ हैं, उनको भी डिप्लॉय करवा सकते हैं और आसानी से एज, यानी कि कुछ थोड़ा-सा आप डोमिनेट हो सकते हैं वहाँ पे, एज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा इंडियन एयर फोर्स के जो फाइटर्स हैं, दे कैन डायरेक्टली टारगेट पेशावर फ्रॉम ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान से पेशावर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शहर है पाकिस्तान का, उसको टारगेट कर सकते हैं और इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है ना? इसके अलावा युद्ध के समय पाकिस्तान विल हैव टू मूव इट्स एसेट फ्रॉम इट्स ईस्टर्न बॉर्डर, क्योंकि ताजिकिस्तान जो है वो पूर्वी बाउंड्री के साथ में लगा हुआ है पाकिस्तान की। अब पूर्वी बाउंड्री भारत के साथ भी लगी हुई है, और स्पेशली जो लैंड पोर्शन है या कश्मीर का जो पीओके का जो मसला है, वो इसी से टच करता है। तो आपका डायरेक्ट, चूंकि वहां पे एयर बेस है, ये जो गिसार मिलिट्री एरोड्रोम या आइनी एयर बेस, वो ईस्टर्न बॉर्डर को टच कर रहा होता है। तो इस दौरान आपके पास, आप कश्मीर के थ्रू यानी इंडियन मेनलैंड के थ्रू तो रन कर ही रहे हैं अपने डिफेंस जो एडवांसमेंट है उनको। साथ-साथ आप ताजिकिस्तान से भी ऑपरेशन जब करेंगे, तो अपने आप को बचाने के लिए उसको अपने जो रिसोर्सेज़ हैं, अपनी एसेट्स हैं, उनको वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। क्योंकि दो तरफ़ा हमला होगा तो पाकिस्तान तो यहाँ पे वीक हो जाएगा। अब जो वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट करेगा, तो इससे उसका जो अटैकिंग जो एग्रेशन है, वो ऑटोमैटिकली वीक हो जाएगा, है ना? तो भारत के साथ जो उसका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, उसको बहुत हद तक एक रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, अनदर बिग एडवांटेज ऑफ हैविंग अ फुटहोल्ड इन ताजिकिस्तान इज़, एक दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला या इसमें फ़ायदा है हमारा, जो हमने ताजिकिस्तान में अपने कदम रखे हैं उससे, इट ओपन्स अप डिफरेंट रूट्स इन अफ़गानिस्तान। हम पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं। और देखिए, ये 2002 में जो हमने इनिशिएटिव लिया था, वो आज हमारे कितना काम आ रहा है। आज की डेट में हम पाकिस्तान को बायपास करके अपना बहुत सारा काम कर ले रहे हैं। अगर हमें पाकिस्तान में अभी इंटर होना पड़ता तो शायद बहुत सारे अड़ंगे लग सकते थे। लेकिन अभी हमने पाकिस्तान को बायपास किया और पाकिस्तान को बायपास करके हम अफ़गानिस्तान इंटर हो गए। तो इस तरीके से ये जो जीएमए है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा जीएमए के बारे में या आईनी एयरबेस के बारे में। इसी तरह की किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर से मिलता हूँ आपसे, तो बने रहिए तब तक डिकोडिंग जीएस के साथ। थैंक यू।